हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैं अपने चैनल पर बीसीए कोर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करता रहता हूं। इग्नू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। आज की वीडियो में मैं बीसीए के एमसीएस 014 सब्जेक्ट कोड जो है सैड, दैट इज सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसका दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का। इस पार्ट में मैं Q1 एंड Q2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। Q1 एंड Q2 क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। वीडियो पर जाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियोस पे कमेंट कर दीजिए। एक थैंक यू का कमेंट भी बहुत यूज़फुल होता है, आप थैंक्स का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में उसके बारे में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जेन्युइनली उसके आंसर्स देने की। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है जी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिटेल, इसके अलावा मैं को वीडियोज़ की डिटेल्स डालता रहता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड लाइकिंग एंड कमेंटिंग आवर वीडियोस। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में क्या था, क्वेश्चन पेपर में क्या था कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2023 का। एमसीएस 014 सब्जेक्ट कोड था। इसका पहला क्वेश्चन था डीएफडी बनाओ, दूसरा क्वेश्चन था ईआर डायग्राम बनाओ, तीसरा क्वेश्चन था एसआरएस बनाओ। तीनों में उसने स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम को ही बोला है। दैट इज़, जैसे एक यूनिवर्सिटी है हमारी, मान लीजिए ये यूनिवर्सिटी आपकी इग्नू की ही है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे आके एडमिशन लेते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है ना। इस एडमिशन सिस्टम को कैसे मैनेज करेंगे आप, उसके लिए डीएफडी डायग्राम भी बना के दीजिए मुझे, फिर उसका मुझे ईआर डायग्राम समझाइए और फिर उसका मुझे एसआरएस भी बना के दीजिए। तो ये 30 मार्क्स के सीधे क्वेश्चन होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वेश्चन करो, जब भी आप क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करो, तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें आपको फॉर श्योर आएंगी। सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ठीक है ना, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सबसे पहले चल रहा हूँ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि था हमारा डीएफडी। मैं स्लाइड प्ले कर लूँ एक बार। तो पहला क्वेश्चन था, उसने बोला था कि भैया 0 लेवल और 1 लेवल डीएफडी बना के दो। डीएफडी क्या होता है? डीएफडी का मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा एक सिस्टम के अंदर कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये दिखाने के लिए हम डीएफडी यूज़ करते हैं। डीएफडी के कई लेवल होते हैं, एक 0 लेवल, एक 1 लेवल, एक 2 लेवल। आई थिंक ये 3 लेवल ही होते हैं, मे बी 3 लेवल भी होता हो। 0 लेवल क्या होता है कि ये एक बहुत छोटी समरी देता है, एक ओवरव्यू देता है कि सिस्टम की इनपुट्स क्या हैं, सिस्टम की आउटपुट्स क्या हैं और सिस्टम प्रोसेस कैसे कर रहा है। लेवल 1 जो होता है, किसी का पर्टिकुलर एक कंसेप्ट को उठा के उसके बारे में, उसके इन्फॉर्मेशन के फ्लो को समझाता है। लेवल 2 थोड़ा और डिटेल्ड। लेवल 3 किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, जैसे कि बुकिंग करने के लिए क्या करना है, बस उसको समझाता होता है। तो ये आपका डीएफडी होता है। सबसे पहले उसने बोला था कि अजम्पशंस क्या है। तो सबसे पहले आपने ये लेना है कि आपने कौन कौन सी अजम्पशंस ली हैं। तो हमने एक्सटर्नल एंटिटीज मतलब जो बंदे इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन से होंगे। स्टूडेंट्स होंगे, जिनको मैं एप्लीकेंट्स कहूँगा। एडमिशन ऑफिस होगा, जहाँ जाके वो एडमिशन फॉर्म जमा करवाएंगे। फिर ये फॉर्म यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे फाइनेंशियल ऑफिस होगा जो उन रिकॉर्ड्स को रखेगा कि भाई किसने कहाँ पे फीस पे कर दी है। इसके अंदर मेन प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी? एप्लीकेशन कलेक्ट करना, जैसे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है तो उस फॉर्म को लेना, उस फॉर्म को रिव्यू करना, देखना कोई गलती तो नहीं है, डिसीजन लेना कि बच्चे को एडमिशन दी जाए कि ना दी जाए। फिर एप्लीकेंट को नोटिफाई करना कि भैया आपका एडमिशन हो गया है या आपका एडमिशन नहीं हुआ है। फिर उसकी पेमेंट प्रोसेस करवानी। इस सब प्रोसेस के लिए आप डेटा स्टोर करोगे, तो जो भी इन्फॉर्म्स आएंगे उसको आप अपने एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में रख दोगे, उसका डेटा रखोगे। डिसीजंस जो लिए गए हैं उसका रिकॉर्ड रखोगे, किसकी पेमेंट कितनी आई है तो उसका रिकॉर्ड रखोगे, ठीक है ना। तो अब हम जब एजम्पशंस के बारे में बता चुके हैं कि भाई एंटिटीज़ क्या रखेंगे, प्रोसेस क्या रखेंगे और डाटा स्टोर्स क्या रखेंगे, ठीक है ना। अब हम उसको 0 लेवल डीएफडी बनाना शुरू कर सकते हैं। 0 लेवल डीएफडी मैंने अभी बता के हटाऊँ कि एक ओवरव्यू होता है पूरे सिस्टम का कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। एक सिंगल प्रोसेस में पूरे सिस्टम में क्या होता है वो समझाया जाता है। इसके अंदर एक्सटर्नल एंटिटीज़ के बीच में सिस्टम इंटरेक्ट कैसे करता है तो ये बताया जाता है। तो ये आपका स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम, यानी कि ये आपका सिस्टम है जो जिसके लिए आप डीएफडी डायग्राम बना रहे हो। तो इसकी एक इंटरेक्शन यहाँ से होंगी, जो स्टूडेंट्स होंगे। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? डेटा अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन डेटा फिल करेंगे कि भैया ये हमारा फॉर्म है, हमें एडमिशन चाहिए। जब ये फॉर्म एडमिशन सिस्टम रिसीव करेगा तो ये इस इन्फॉर्मेशन को पास करेगा एडमिशन ऑफिस को।
एडमिशन ऑफिस क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, जैसे फोटो सही से लगी है, नाम ईमेल आईडी सारा कुछ सही भरा हुआ है। जब ये इन्फॉर्मेशन सारी पास होगी फिर एक डिपार्टमेंट देखेगा, डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। मान लीजिए इग्नू के बीसीए कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट जमा करवाना है, तो वो सर्टिफिकेट देखेगा 10th और 12th का सर्टिफिकेट सही है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट या बाकी जो डिटेल्स है इसने डाली हैं वो सब सही हैं। जब यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा फिर ये क्या करेगा, ये सारा कहेगा कि भाई सारे डॉक्यूमेंट हमने देख लिए हैं। रजिस्ट्रार क्या करेगा, ठीक है, इसको एक एडमिशन नंबर, इसको एक एनरोलमेंट नंबर और इसको एक रोल नंबर, 3 चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और ये स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम को वापस दे दूंगा। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन बन गई तो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम पास कर देगा एडमिशन को कि भैया आपकी एडमिशन हो गई है या नहीं हुई है, ये बता देगा। अगर हो गई है तो आपका एडमिशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका यूनिवर्सिटी नंबर, ये चीज़ें दिखा देगा। तो ये आपका 0 लेवल DFD है। एक तरफ आपने इनपुट्स दिखा देनी है, एक तरफ आपने आउटपुट्स दिखा देनी है, एक तरफ आपने प्रोसेस दिखा देना है। इनपुट मतलब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो लोग आएंगे, डाटा देंगे, जो चेक करेंगे, जो वेरीफाई करेंगे, पीछे बैकएंड में है वो आउटपुट कंसिडर किए जाएंगे। तो ये आपका 0 लेवल DFD था स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम का। अब हमें 1 लेवल DFD बताना था, तो मैंने 1 लेवल DFD का एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ये क्या करता है, 1 लेवल DFD में क्या करना होता है, आपने ब्रेक्स डाउन द मेन प्रोसेस इनटू सब प्रोसेसेस। अब भैया जैसे हमने ये बनाया था कि ये मेरा स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम था, यहाँ पे स्टूडेंट थे और यहाँ पे जैसे एडमिन था, ठीक है ना, और रजिस्ट्रार था और वो अकाउंट्स ऑफिस था। अब कहता है इसके अंदर के क्या क्या प्रोसेस है उनको भी एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। तो वो 1 लेवल एक्सप्लेन करता है। तो कौन कौन से सब प्रोसेस होंगे अगर आप स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम की बात करोगे, तो एप्लीकेशन रिसीव करने वाला प्रोसेस, एप्लीकेशन को वेरीफाई करने वाला प्रोसेस, एप्लीकेशन को इवेल्युएट करने वाला प्रोसेस, डिसीजन लेने वाला और डिसीजन को नोटिफाई करने वाला एप्लीकेशन। फिर डाटा फ्लो कैसे कैसे होगा, एप्लीकेशन फ्लोज कैसे होगी, स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले फॉर्म सबमिट करेगा, सबमिट एप्लीकेशन से क्या होगा, एप्लीकेशन वेरीफाई होगी, वेरीफाई से क्या होगा, इवेल्युएट होगी, इवेल्युएट से क्या होगा, इवेल्युएट से डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन से क्या होगा, एप्लीकेंट को नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन फ्लो होती है एप्लीकेंट नोटिफाई एप्लीकेशंस की मदद से सीधा स्टूडेंट्स को। तो ये आपके सब प्रोसेसेस थे जिसको आप 1 लेवल DFD में एक्सप्लेन या बनाने जा रहे हो। तो ये आपका 1 लेवल DFD में डायग्राम आप बना सकते थे। तो वही चीज़ें स्टूडेंट यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ पे एडमिशन ऑफिस, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये हमारी इनपुट है और ये हमारा डेटा एट रेस्ट है जहाँ पे आपका डेटा फाइनली जाके सेव होगा या पढ़ जाएगा। तो इसको मैंने ये देखो ये कुछ एक्सटर्नल एंटिटीज की फॉर्म से दिखाया गया है। तो हुआ क्या, होगा कैसे, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा, एप्लीकेशन सबमिट करेगा अपनी। वो एप्लीकेशन कहाँ चली गई, कॉलेज एप्लीकेशन के पास आ गई। वो कहाँ चली जाएगी, एडमिशन ऑफिस के पास चली जाएगी। एडमिशन ऑफिस रिव्यू करने के बाद अपनी रिव्यू एप्लीकेशन प्रोसेस चलाएगा। इसके बाद क्या होगा, डिसीजन लेने के लिए इसको भेज दिया जाएगा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर को। जब ये डिसीजन आ जाएगा तो ये नोटिफाई कर दिया जाएगा स्टूडेंट को कि भैया आपके एडमिशन नोटिफाई हो गए या नहीं। फिर स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी पेमेंट प्रोसेस कर सकता है। पेमेंट को प्रोसेस करके उस पेमेंट की डिटेल कहाँ चली जाएगी, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, फाइनेंशियल ऑफिस के अंदर जाके इन्फॉर्मेशन को सेव कर दिया जाएगा। आपने बस ये डायग्राम बनाना नहीं है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपका 0 लेवल और 1 लेवल DFD थे आपके इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। इसके साथ ही आपका फर्स्ट का A पार्ट खत्म हो गया। अब हम चलते हैं B पार्ट पे, इसी का ईयर डायग्राम बनाओ। तो अब ईयर डायग्राम चलते हैं। अगेन ईयर डायग्राम होता क्या है पहले ये बता दो भैया। तो ईयर डायग्राम क्या होता है कि ये भी एक मॉडल है जिसकी मदद से एंटिटीज़ और एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया जाता होता है। इसका मतलब ये है जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, स्टूडेंट एक एंटिटी है और एक जो एप्लीकेशन है इसके बीच में रिलेशन क्या है, या यूनिवर्सिटी है उसके बीच में रिलेशन क्या है, ये दिखाने के लिए आप ईयर डायग्राम यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो अगर आपने ईयर डायग्राम बनाना है स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम का तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया एंटिटीज़ क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और इनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या होगा। तो बिफोर डिजाइनिंग योर डायग्राम आपको ये बताना पड़ेगा कि एंटिटीज़ में ये ले रहा हूँ, स्टूडेंट एंटिटी होगी जो क्या होगी, जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसको रिप्रेजेंट करेगी। फिर एप्लीकेशन होगी, जो उसने फॉर्म भरा है, जो उसने डिटेल्स भरी है वो एप्लीकेशन होंगी। फिर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट्स होंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना, कोर्स डिपार्टमेंट, इस तरीके से डिपार्टमेंट हो जाएगा। इवेल्युएशन होगी फॉर्म की और एडमिशन का डिसीजन लिया जाएगा। तो ये सब हमने क्या लिए हैं, एंटिटीज़। एंटिटीज़ को आप स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हो। फिर हर एक एंटिटी के क्या क्या फील्ड रखोगे, एट्रीब्यूट्स क्या रखोगे, ये बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आपने मेन 4-5 रखने, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टूडेंट एंटिटी होगी उसके अंदर स्टूडेंट का ID, नाम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, 4 चीज़ें रखी हैं। भैया रखने को जो मर्जी रख लो, इसके अंदर डालते रहो चीज़ें आप कि भाई इसका जेंडर क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसकी +2 कहाँ से करी हुई है, लेकिन इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं थी।
बहुत है। फिर एप्लीकेंट, एप्लीकेशन जो करेगा उसको एक आईडी जनरेट करके देंगे, किस दिन एप्लीकेशन सबमिट करी है, डेट, स्टेटस क्या है कि अभी पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड है, और ये एप्लीकेशन किस फॉर्म की है, तो स्टूडेंट आईडी जो फॉरेन की का काम करेगी। फिर डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है उसका आईडी, उसका नेम। फिर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन को आईडी करेगा, कितने स्कोर आए, क्या कमेंट है, अगर रिजेक्ट कर रहा है क्यों रिजेक्ट कर रहा है, अगर एक्सेप्ट कर रहा है क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, कि यानी इस वजह से एक्सेप्ट हुआ है। फिर एप्लीकेशन की आईडी जो कि लिंक होगी इससे, ये दोनों लिंक होंगे आपस में, और किस डिपार्टमेंट में जाके ये इवेल्युएट हुई है उस डिपार्टमेंट की डिटेल रखी जाएगी, तो वो भी लिंक होंगे। फिर एडमिशन डिसीजन लिया जाएगा, एक नई आईडी जनरेट होगी, उसका भी स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड, पेंडिंग, रिजेक्टेड, डेट क्या है, किस दिन डिसीजन लिया गया, और किस एप्लीकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग वो डिसीजन था। तो ये आपके कॉलम एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स को आप ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हो। फिर रिलेशनशिप, ये जो 5 एंटिटीज़ हैं ये आपस में रिलेट करेंगी। तो पहला रिलेशन क्या होगा, स्टूडेंट और एप्लीकेशन का, ये होगा 1 to many। इसका मतलब क्या है, एक स्टूडेंट मैनी एप्लीकेशंस भर सकता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है। अब मान लीजिए उसने नहीं लिया है, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, तो वो क्या कर सकता है, दोबारा फॉर्म भर सकता है, इस बार कॉमर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, +2 कॉमर्स के लिए, तो वो चीज़ अप्लाई किया जा सकता है, कुछ इस तरीके का। फिर एप्लीकेशन की वैल्यूएशन, ये भी एक से ज़्यादा हो सकती है कि एक एप्लीकेशन उसने रिजेक्ट कर दी कि ये फॉर्म मिसिंग है, वो फॉर्म ले आया, फॉर्म लेके दोबारा एप्लीकेशन को वैल्यूएशन में डाला गया, कुछ इस तरीके का। फिर डिपार्टमेंट टू वैल्यूएशन, वही चीज़, एक डिपार्टमेंट ने वैल्यूएशन भी कई बार ही करेगा, एक बार वो फॉर्म मिसिंग था, एक बार फोटो मिसिंग थी, एक बार सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ इस तरीके का। फिर एप्लीकेशन टू एडमिशन डिसीजन, क्या डिसीजन लिया गया है, एक ही डिसीजन होगा हर एक एप्लीकेशन का, तो वो 1 to 1 रिप्रेजेंट करेगा। Once you decide what are the entities, what are the attributes and what are the relationships, now you are ready to draw your diagram। अब रिलेशनशिप का डायग्राम जो होता है वो एक रोम्बस या डायमंड शेप की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता होता है, ठीक है ना। तो अब हम अपना ईयर डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो ये हमारा ईयर डायग्राम था। तो एंटिटीज़ क्या है, एक स्टूडेंट एंटिटी है, एक एप्लीकेशन एंटिटी है, एक इवेल्युएशन एंटिटी है, एक डिपार्टमेंट एंटिटी है, एक एडमिशन डिसीजन एंटिटी है। ये 5 एंटिटीज थी जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट के कॉलम्स कौन कौन से थे, तो आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन और एड्रेस। आईडी के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, अंडरलाइन इसलिए है क्योंकि ये प्राइमरी की कंसिडर की जा रही है इसलिए। फिर एप्लीकेशन के अंदर भी एप्लीकेशन आईडी, स्टेटस, सबमिशन डेट और स्टूडेंट आईडी, अगेन ये प्राइमरी की है। एवेल्यूशन की एवेल्यूशन आईडी, क्या कमेंट है, एप्लीकेशन आईडी, स्कोर, डिपार्टमेंट आईडी। ऐसे ही एडमिशन डिसीजन की कॉलम्स और ऐसे ही डिपार्टमेंट के कॉलम्स। फिर स्टूडेंट और एप्लीकेशन के बीच में रिलेशन क्या है, स्टूडेंट सबमिट करेगा इस एप्लीकेशन को, और एक स्टूडेंट मैनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। ये एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को एवेल्यूएशन के लिए भेजा जाएगा, तो एक एप्लीकेशन को मल्टीपल टाइम्स एवेल्यूएशन के लिए भेजा जा सकता है। तो डिसीजन क्या है, इज एवेल्यूएटेड बाय, ठीक है ना। जब ये एवेल्यूएशन हो जाएगी तो एवेल्यूएशन क्या करेगा, कौन करेगा ना, कोई डिपार्टमेंट ही करेगा ना, तो ये डिपार्टमेंट एवेल्यूएशन करेगा इस एवेल्यूएशन फाइल की। इसके बेस पे डिसीजन बताया जाएगा। जब डिसीजन आ जाएगा तो एडमिशन डिसीजन डिसाइड किया जाएगा कि भाई एडमिशन क्या है। तो ये आपका ईयर डायग्राम था जो आपने बनाना था। इसमें ये 1 to many है, एक स्टूडेंट 1 many, ये रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 to 1 है, ये 1 to many है, ये many to 1 है, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप दिखाने भी जरूरी है। तो ये आपका ईयर डायग्राम था जो आपने पेपर में बनाना था। पेंसिल स्केल लेके जाइएगा ताकि गलती ना हो, अच्छे से इसको बनाइएगा। 10 मार्क्स का ये सीधा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था ईयर डायग्राम का जो खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या था भैया, एसआरएस बनाइए। एसआरएस क्या होता है, एसआरएस का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या करती है कि भैया जो मैं सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ उसकी एक डिटेल्ड फॉर्म बनाएंगे कि क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें रखनी है, उसको एसआरएस कहते हैं। एसआरएस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट फॉर्म, ठीक है ना। स्टूडेंट रिक्वायरमेंट कह दिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, सॉरी। तो एसआरएस रिप्रेजेंट करता है। एसआरएस में सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। तो पर्पस क्या है आपके इंट्रोडक्शन का, सबसे पहले 1.1 पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज टू डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम, कि भैया स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी में होगी, उसकी रिक्वायरमेंट मेंशन करेंगे। इससे आपको फैसिलिटेशन मिलेगी, हेल्प मिलेगी एडमिशन प्रोसेस को ऑटोमेट करने में, एप्लीकेशन को सबमिट करने में, एवेलुएट करने में एंड डिसीजन लेने में। तो स्कोप क्या है, उसके बाद आपने स्कोप मेंशन करना होता है
क्या क्या फीचर्स होंगे, एप्लीकेशन सबमिट करना, उसको ट्रैक करना, उसको एवेलुएट करना, इस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना एप्लीकेशन और एडमिशन ऑफिस के बीच में। अगर आपने फॉर्म बनाते सॉफ्टवेयर बनाते हुए कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे शॉर्ट फॉर्म एस लिखा है हमने स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम के लिए, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, API और DBMS, जो आप छोटे छोटे डेफिनेशंस लेंगे वो मेंशन करेंगे। इसके अंदर और कुछ भी डाल सकते थे पर मैंने लिमिटेड ही रखा है। इसके बाद आ गया ओवरऑल डिस्क्रिप्शन कि डिस्क्रिप्शन क्या है। तो SAS एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, इन्फॉर्मेशन को और फाइनेंशियल सिस्टम्स के बीच में इंटरेक्शंस करेगा। ये वेब बेस्ड इंटरफेस होगा और इसके पीछे एक बैकएंड डेटाबेस लगा होगा जहाँ से डेटा उठाया जाएगा। सिस्टम जब बनेगा तो क्या क्या फीचर्स होंगे, स्टूडेंट रजिस्टर कर सकेगा और स्टूडेंट को हम ऑथेंटिकेट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकेगा, फैकल्टी और जो एडमिशन स्टाफ है वो अपने एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं। मैनेजमेंट मैनेज और कम्युनिकेट किया जा सकता है डिसीजन को, ठीक है ना। एप्लीकेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन फीस एडमिशन ऑफिस के बीच में कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करेगा, ठीक है ना। कौन कौन सी क्लासेस या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एज पर्सपेक्टिव स्टूडेंट का होगा, इन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, एडमिशन स्टाफ को ध्यान में रखते हुए, फैकल्टी एवेल्युएटर्स को ध्यान में रखते हुए, IT एडमिनिस्ट्रेटर्स को ध्यान में रखते हुए हम इन क्लासेस को बनाएंगे जो ये पर्पसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कि वो बंदे जो एडमिशन करने आएंगे उसको हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ध्यान में रख के करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद सिस्टम के अंदर फीचर्स क्या क्या रखने हैं हमने, तो भैया फीचर्स क्या क्या होंगे। पहला होगा भाई स्टूडेंट रजिस्टर कर सके, ऑथेंटिकेट कर सके। तो स्टूडेंट क्या करे, फॉर्म रजिस्टर करे, ठीक है ना। ईमेल एड्रेस को वैलिडेट कर सके, जैसे उसने ईमेल आईडी फिल करी है, जब उसने बटन क्लिक किया है तो उस ईमेल पे हम एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे। वो वेरिफिकेशन कोड वो अपनी ईमेल खोल के चेक करेगा, चेक करके यहाँ पे सबमिट कर सकेगा और अपनी इन्फॉर्मेशन को रजिस्ट्रेशन को डाटा को सिक्योर भी कर सकेगा, जैसे फॉर्म डाउनलोड कर सके अपना। फिर एप्लीकेशन सबमिशन में क्या होगा, स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर सके, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, स्टूडेंट वहाँ पे अपलोड कर देगा अपनी डिटेल्स को। ट्रैकिंग, भाई कहाँ तक पहुँची, तो ट्रैक सिस्टम भी चाहिए उसको। फिर एप्लीकेशन वैल्यूएशन फॉर्म चाहिए, एडमिशन डिसीजन फॉर्म चाहिए कि डिसीजन लिया गया कि नहीं लिया गया, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट चाहिए। तो ये आपका सिस्टम फीचर्स के अंदर आना चाहिए कि जो सिस्टम मैं बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर ये सब फीचर्स एग्जिस्ट करेंगे। फिर एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो आप GUI फॉर्म बनाओगे उसके अंदर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन पेज होना जरूरी है भैया इसके अंदर, जहाँ पे आके वो अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करेगा और लॉगिन कर सकेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, फिर स्टेटस ट्रैकिंग होनी चाहिए, फिर एक इवैल्यूएशन पेज होना चाहिए, डैशबोर्ड होना चाहिए। हार्डवेयर इंटरफेसेस होने चाहिए, सिस्टम क्या करेगा, सर्वर पे रन करेगा, सर्वर और हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए जिसके थ्रू इंटरेक्शंस की जा सके। तो ये फोर्थ पार्ट है कि रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ठीक है ना। फिर सॉफ्टवेयर इंटरफेस में क्या चाहिए आपको, API जनरेट होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, वो बनी होनी चाहिए, ठीक है ना। फी प्रोसेसिंग सिस्टम बना होना चाहिए। कौन कौन से प्रोटोकॉल चलेंगे, वेबसाइट होगी तो वेब बेस्ड प्रोटोकॉल के लिए आपको HTTP प्रोटोकॉल की वर्किंग और ईमेल सेंड करने के लिए ईमेल प्रोटोकॉल की वर्किंग चाहिए। सिस्टम के अंदर फीचर्स क्या क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेट कर सको, फ़ोन नंबर वेरीफाई कर सको, ईमेल कर सको, ऑथराइज कर सको। जो बंदे की स्टूडेंट की एडमिशन कंफर्म हो गई है तो वो वहाँ पे जैसे लॉगिन रजिस्टर करके अपनी फीस पे कर सकता है। उसका डेटा सिक्योर करना है तो डाटा इंक्रिप्शन होनी जरूरी है। उसके बाद परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखना चाहिए कि भैया 2 सेकंड से ज़्यादा ना लगे, रिस्पॉन्स टाइम को लोड होने में 2 सेकंड से ज़्यादा ना लगे, एक टाइम पे 10,000 से ज़्यादा यूजर साइमल्टेनियसली फॉर्म को प्रोसेस कर सके, तो ये आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है। फिर सेफ्टी होनी चाहिए, डेटा बैकअप हो, डेटा रिकवर करना आसान हो। फिर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होना चाहिए कि अप टाइम यानी हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ये नहीं कि साइट डाउन हो गई है, क्रैश कर रही है। मेंटेन करना, अपडेट करना आसान हो, ठीक है ना। इंटरफेस ऐसा हो कि यूज़ करना आसान हो। तो ये आपके SRS था ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का। और आगे कंटिन्यू हो रहा है कि इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि भाई लीगली ये जो FERPA रेगुलेशंस को और GDPR रेगुलेशंस को वो फॉलो करता हो। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्ट्स जनरेट हो सकें, स्टैट्स जनरेट हो सकें, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, कितने एक्सेप्ट हुए हैं, कहाँ से एप्लीकेशंस ज़्यादा आई हैं। माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह डाटा माइग्रेट करना आसान हो, ठीक है ना। और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या है, एडमिशन स्टाफ को और फैकल्टी एवेल्युएटर्स को भाई ट्रेनिंग देने का समय होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे आपने फॉर्म चेक करना है, ये चीज़ें देखनी है। ऑनलाइन हेल्प और यूज़र मैनुअल्स होने चाहिए कि भाई किसी स्टूडेंट के पास कोई फॉर्म नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, यहाँ से कर ले, है ना। फिर मेंटेनेंस होनी चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए कि जो मैं सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम का, उसकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका SRS था, C क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने SRS को एक्सप्लेन करना था। तो SRS बहुत बड़ा गया है, एज यू कैन सी, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और 4 पेज पे गया है। अगर आप लिखना चाहते तो ये कम से कम 6 पेज का चला जाता, क्योंकि ये जो स्लाइडें हैं इसमें भी आपको टाइम लगता, जो 2 पार्ट्स में मैंने बांटा हुआ है। जितना याद रहे उतना बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना।
किसी भी फॉर्म का आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम की जगह आ जाता है आपको ऑनलाइन शॉपिंग, तो पर्पस उसमें भी लिखना है, स्कोप उसमें भी लिखना है, डेफिनेशन एक्रोनिम्स उसमें भी लिखनी है, बस आपको अपनी थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या लिखा जाएगा इसका एक आइडिया सा ले लो, आइडिया लेने के बाद उसी के हिसाब से आप किसी भी सिचुएशन का एसआरएस जनरेट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट खत्म हो गया। चलते हैं डी क्वेश्चन पे। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक क्या है? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप एक कंपनी हो, कंपनी में मान लीजिए एक अकाउंटेंट की जॉब ओपनिंग हुई है, यानी कि आपको अकाउंटेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे, वैकेंसी खोल दोगे कि भैया हमारे पास वैकेंसी है अकाउंटेंट की। अब यहाँ पे कई बंदे आके, कई यूजर्स आके इसके लिए अप्लाई करेंगे। जब वो अप्लाई करेंगे तो इन यूजर्स की इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करोगे आप, ठीक है ना, या इस इंफॉर्मेशन जेन्युइन है या नहीं है, कौन सा यूज़र अच्छा है, कौन सा यूज़र आपकी जॉब को सेटिस्फाई करता है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, डाटा कैसा इकट्ठा करेंगे, तो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स में कहलाया जाता है। अभी यहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ के हिसाब से समझाया है या वैकेंसी के हिसाब से समझाया है। किसी कंपनी का डाटा कलेक्ट करना है तो वो भी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक में आ जाएगा, ठीक है ना। किसी एम्प्लॉय का डाटा कलेक्ट करना है, स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है, ये सब फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक के अंदर ही आता है। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक क्या है, जरूरी है सही इन्फॉर्मेशन और लिमिटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कलेक्ट करने में। इसके लिए इंटरव्यूज़ एक अच्छी अप्रोच मानी जाती होती है, जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, लेकिन टाइम लेती है। अब यार मान लीजिए यहाँ पे 1000 बंदे आ गए, तो 1000 बंदों का इंटरव्यूज़ लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है ना। एंड बायस हो जाता है। बायस क्या होता है कि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो अपने रिलीजन का, अपनी कास्ट के बंदे को प्रेफर करने लगेगा, ठीक है ना, या अपने रिलेटिव्स को प्रेफर करने लगेगा, तो बायस हो सकता है। तो दो मेन फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पहले बात करते हैं इंटरव्यूज़ की। इंटरव्यूज़ की क्या है, ये बंदा बंदा है जिसने इंटरव्यू लेना है, तो इसको बोलते हैं इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर। और जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं इसको बोलते हैं इंटरव्यूई। इंटरव्यूई, जिसका इंटरव्यू हम ले रहे हैं। तो इंटरव्यूअर इससे क्वेश्चंस पूछेगा, इसके क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करेगा। 1 to 1 बैठे होंगे या एक से ज़्यादा बंदे बैठे होंगे, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से इंटरव्यू ले जा सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वाया मेल, वाया फ़ोन, वाया ईमेल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इंटरव्यू और इंटरव्यू के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। अब जो इंटरव्यू और इंटरव्यू है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड, प्री डिफाइंड। कोई भी बंदा आएगा, हम उससे ये 10 चीज़ें पूछेंगे, 10 चीज़ों के बेस पे उसका आंसर डिसाइड करेंगे। प्री डिफाइंड क्वेश्चन से तो स्ट्रक्चर्ड हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड, भाई बंदा आएगा, जब बातें करेंगे बातों के हिसाब से चलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। मान लीजिए इसी सिचुएशन में अकाउंटेंट के लिए मैं सबको ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया पर्सनल अकाउंट क्या है ये बताओ, ठीक है ना, ट्रेडिंग बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं वो बताओ, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है कैपिटल का वो बता दो मुझे, ठीक है ना, वो ट्रायल बैलेंस में एरर कैसे ढूंढोगे वो बता दो। यही 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा तो ये स्ट्रक्चर्ड हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, अच्छा आपने क्या किया हुआ है, वो कहता है मैंने टैली की। अच्छा तो टैली चलानी आती है, अच्छा ठीक है चला के दिखा मुझे, ठीक है ना, या एंट्री करके दिखा मुझे। अच्छा तुमने इससे पहले कहाँ पे काम किया था, अच्छा यहाँ पे काम किया था, हम उससे बात करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या काम करते थे। तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन आपके क्वेश्चंस चेंज होते जा रहे हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है। एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, मिक्स, 4-5 क्वेश्चन हम फिक्स पूछेंगे, उसके बाद यूजर की जैसे बातें हो रही है उस हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। तो ये हमारा एक इंटरव्यू तरीका है डेटा इकट्ठा करने का। इंटरव्यू के फायदे क्या है, डेप्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि इंटरव्यूज डिटेल रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके उसके हाव भाव आप पढ़ सकते हो, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन डेप्थ आएगी, क्लैरिफिकेशन रहेगी। फॉलो अप क्वेश्चन हो सकता है, क्यों ऐसा क्यों किया, ठीक है ना, कौन सी कंपनी में काम करते थे, इस कंपनी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो फॉलो अप हो गया, ठीक है ना, क्यों छोड़ा वहाँ से, ठीक है ना, कितनी सैलरी मिल रही थी, यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो ये क्लैरिफिकेशन आती है। इंटरेक्शन फेस टू फेस होती है, पर्सनल होती हैं, तो इससे भी आपका ट्रस्ट और रिपोर्ट बढ़ता है। तो ये आपके इंटरव्यूज़ के फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है भैया, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, अगेन वही चीज़ें, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 50 बंदों का इंटरव्यू एक दिन में लेना मुश्किल होता है, अगर 100 आ गए 200 आ गए तो और मुश्किल हो जाएगा, बायस हो जाता है, ठीक है ना। वो यानी वही चीज़ की किसी एक बंदे की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया आपका, बिकॉज ऑफ द रिलीजन, बिकॉज एनीथिंग, ठीक है ना। डेटा इनकन्सिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। इंटरव्यूज़ स्टैंडर्डाइजेशन डिफिकल्टी हो गई या कुछ और दिक्कतें होंगी तो डेटा इनकन्सिस्टेंस भी आ सकता है कि बोला कुछ हो रहा, हुआ कुछ हो रहा है, वेरीफाई कैसे करोगे। दूसरा तरीका होता है क्वेश्चनियर्स और सर्वेज। तो ये था आपका इंटरव्यू।
और फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का दूसरा तरीका है क्वेश्चनेयर बना दो या सर्वेस बना दो। तो क्वेश्चनेयर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म में खाली फिल छोड़ देते हैं कि भैया नाम क्या है, यहाँ पे अपना नाम फिल कर देना, अपनी ईमेल यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है ना, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे फिल कर देना। अब जैसे कि ये जो फॉर्म है, कोई बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है कि अपने एरिया में आप ये डिसाइड करो कि आईफोन यूज़र्स कितने हैं, आईफोन यूज़र्स कितने हैं, एंड्रॉयड यूज़र्स कितने हैं, और कोई अदर फ़ोन या नोकिया एक और फ़ोन यूज़ करने वाले कितने बंदे हैं। तो अब ये डाटा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 1000, 2000, 5000 बंदों की बात हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये इस तरीके का एक फॉर्म बना लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सा फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आईफोन यूज़ कर रहे हो या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या नोकिया का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कितने सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना, 1 से लेकर 10 तक की नंबरिंग दे दो, 1 से लेकर 10 तक की नंबरिंग दे दो। इस तरीके का आपने फॉर्म बना लिया, फॉर्म बना के इसकी 1000 कॉपीज़ निकलवा ली, ठीक है ना, घर घर में जाके एक बंदे को फॉर्म दे दिया कि भैया ये फॉर्म भर के मुझे दे दो, वो फॉर्म भर के आपको दे रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चनर्स होते हैं या सर्वेज होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वही चीज़ जो रिटन क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को भेज देते हो, उसके बाद रिस्पॉन्स को कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है ना, टू गैदर क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटी वाइज या क्वालिटी वाइज दोनों तरफ तरीक़ों से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ये अच्छा तरीका है डेटा कलेक्ट करने का जब आपके ज़्यादा डाटा चाहिए था, जैसे लार्ज ऑडियंस को टारगेट करना है, लेकिन इसमें डेप्थ बहुत कम होती है, ठीक है ना, कई बंदे रिस्पॉन्स सही से नहीं दे पाते, कई बंदे क्वेश्चन को गलत समझ सकते हैं, तो वो भी छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चनर्स होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चनर्स के फायदे क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हो, ब्रॉड रीच, 1000-2000 बंदों का डाटा लेना है तो भाई इंटरव्यूज पॉसिबल नहीं, क्वेश्चनर पॉसिबल है। कॉस्ट इफेक्टिव, पैसा कम लगता है, फॉर्म प्रिंट करवाए आपने, 1000 फॉर्म प्रिंट कराए हैं, मान लीजिए आपका 1500 रुपये प्रिंट में लग गया, उसके बाद बांटे हैं 5 बंदे रखे, मान लीजिए आपका 10,000 में आपके 2000 बंदों की इन्फॉर्मेशन आ गई। लेकिन इंटरव्यू में खर्चा ज़्यादा होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, पानी का अरेंजमेंट, वॉशरूम का अरेंजमेंट, ठीक है ना, वर्किंग एसी, वर्किंग लैपटॉप, काफ़ी कुछ चाहिए होगा। और इसमें डेटा स्टैंडर्डाइज होता है कि ये 4-5 क्वेश्चन है, यही पूछेंगे हम। नुकसान क्या है, डेप्थ कम है भैया, वही कितने फॉर्म क्वेश्चन डाल लोगे, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। कई बार क्वेश्चन समझने में भी बंदा गलती कर देगा तो गलत आंसर्स आ गए, कई बंदे रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे या गलत मतलब रिस्पॉन्स दे देंगे, तुम कौन सा देखने जा रहे हो कि वो क्या भर रहा है। तो ये आपकी 2 फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स थी, उनके फायदे और उनके नुकसान। इसी के साथ आपका डी क्वेश्चन खत्म हुआ और आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। उसमें उसने बोला था कि भैया एनी टू अप्रोचेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने की किसी 2 अप्रोचेज के बारे में बता दो। इन शॉर्ट यहाँ पे आपने SDLC मॉडल्स ही बताने थे, वाटरफॉल, स्पाइरल, प्रोटोटाइप, अजाइल, इनमें से कोई 2 एक्सप्लेन करने थे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखता है, पहले आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेफिनेशन दे दो। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में जुड़े हुए हैं ताकि डाटा कलेक्ट कर सके, डेटा स्टोर कर सके, डेटा को प्रोसेस कर सके, डेटा को मैनेज कर सकें और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मैनेजर को पास कर सकें, ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। इसके अंदर कई एलिमेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा क्या है, कौन से बंदे इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से डेटा प्रोसेस होगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कई टेक्निक्स हैं, कई मेथड्स हैं, उनमें से हम 2 मेथड्स वाटरफॉल और एजाइल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, जैसे झरने से पानी बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ पानी बह रहा है, वैसे ही वाटरफॉल मॉडल में एक फेज से दूसरे फेज की तरफ आप नीचे की तरफ जाते रहते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे वापस नहीं जा सकते, नो यू टर्न्स आर अलाउड इन वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल एक लीनियर और सिक्वेंशियल अप्रोच है, लाइन वाइज चलता जाएगा सीक्वेंस में, पहले ये पहले ये पहले ये, ठीक है ना। इसके कई फेसेस होते हैं, इस फेज तक पहुंचने के लिए आपको इन दोनों फेसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरीके से ये चलता रहता है। कौन कौन से फेस होते हैं इसके अंदर, ये फेस होते हैं, ठीक है ना। पहले आप डाटा इकट्ठा करोगे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करोगे तो रिक्वायरमेंट फेस आ गया। फिर डिज़ाइन कैसे बनेगा, ठीक है ना, मॉडल्स बनाओगे, वो डिज़ाइन करोगे, ठीक है ना, फॉर्म कैसा दिखेगा, लेआउट कैसा दिखेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट मतलब कि सारा बन गया, आप इसको चला के देखोगे, फिर आप गलतियाँ ढूंढोगे, उस गलतियों को सही करोगे, टेस्टिंग करोगे। जब आपने सारा कुछ सही कर दिया फिर उसको इंस्टॉल करोगे, डिप्लॉय करोगे। जब डिप्लॉय हो गया तो भैया हर महीने आप एक बार मेंटेनेंस करोगे कि कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये सब चीज़ें आप इस वाटरफॉल मॉडल में कवर अप करते हो। इसके बाद इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है वाटरफॉल मॉडल के। तो फ़ायदा क्या है भाई, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है,
पता है कौन कौन से स्टेजेस होंगे, कितना काम हो गया, यहाँ आपको आसानी से पता लग जाएगा। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, हर एक स्टेज पे आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हो, ठीक है ना। और ये प्लानिंग पहले से ही करके रखनी पड़ती है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। मतलब आपको पहले से पता है आपने क्या बनाना है, जब आपको पता चल गया क्या बनाना है, फिर आप वाटरफॉल मॉडल अप्लाई कर देते हो उस पर, वाटरफॉल, ठीक है ना। तो ये मेरिट्स हैं, लेकिन नुकसान क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है। अब आपने यहाँ पे प्लान बनाया था कि भैया ये प्लान होगा, इस प्लान पे हम वाटरफॉल मॉडल पे काम करने जा रहे हैं, अगर कुछ चेंजेस आ गए तो भैया ये सारा सिस्टम हिल जाएगा, तो ये फ्लेक्सिबल है। वाटरफॉल मॉडल में टेस्टिंग सबसे एंड में है। अब आप देखो कि भाई डिप्लॉयमेंट से जस्ट पहले टेस्टिंग हो रही है, तो इन बिटवीन टेस्टिंग नहीं हो रही, तो ये भी नुकसान है। और वाटरफॉल मॉडल तब कामयाब है जब आपको पता है कि भाई एसआरएस के अंदर जो डेटा पड़ा है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, एसआरएस में गलतियां हो सकती हैं, एसआरएस इनकम्प्लीट हो सकता है। ऐसा सिचुएशन में वाटरफॉल मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहता। तो फिर क्या आएगा, फिर एक अप्रोच है अजाइल अप्रोच, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच। एक चीज़ बार बार करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और इंक्रीमेंटल आगे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। मतलब कि जैसे रिक्वायरमेंट फेज पे आ गए आप, मान लो, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट फेज में बार बार उससे पूछते जा रहे कोई चेंजेस है तो बता दो। रिक्वायरमेंट किया, फिर आपने एनालिसिस किया मान लीजिए, फिर डिज़ाइन किया, फिर कोडिंग किया, फिर टेस्टिंग की, ठीक है ना। कुछ चेंजेस आ गए तो आप दोबारा कर सकते हो, ठीक है ना। फिर चेंजेस आ गए, आप दोबारा इस फेज पे कैरी ऑन कर लो, तो इटरेटिव है। इंक्रीमेंटल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फेज आप कवर अप करते जा रहे हो। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वाटरफॉल मॉडल फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंजेस नहीं करेगा, ये करता है कोलैबोरेशन। दो मॉडल के साथ कोलैबोरेशन या डिफरेंट अप्रोचेस के साथ कोलैबोरेशन किया जा सकता है। वाटरफॉल मॉडल में कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है इसको कंसिडर नहीं किया जा रहा। यहाँ पे हर एक स्टेज पे कस्टमर के साथ फीडबैक लिया जाता है, हाँ भाई ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे चलें, ठीक है ना। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वही चीज़ आइटरेटिव है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना, और कई हफ्तों तक ये चलता रहता होता है। इंक्रीमेंटल डिलीवरी, जैसे कि भाई हमने इतना फेज, जैसे हमने 20% प्रोजेक्ट बना लिया है, तो 20% आप डिलीवर कर देते हो कस्टमर के, इतना चलाना शुरू करो। फिर आपने और ऐड करके 50% ऐड कर दिया, तो इस डेटा के अंदर आप इसको और ऐड कर देते हो। कस्टमर को साथ में इन्वॉल्व किया जाता होता है, प्लानिंग होती है, और फीडबैक के बेस पे चेंजेस होती रहती हैं। तो ये अजाइल मेथड है। अजाइल मेथड फ्लेक्सिबल है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है क्योंकि कस्टमर हर एक फेस में इन्वॉल्व होता है, और क्वालिटी अच्छी होती है क्योंकि कस्टमर हर एक फेस में इन्वॉल्व है, तो कस्टमर के खुश होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि कस्टमर हैप्पी है, इश्यूज़ कम आ रहे हैं, ये सब चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन नुकसान क्या है, इन द एंड आपको चाहिए क्या, फाइनल आउटकम है क्या, कितने दिनों में काम कर लोगे, कितना टाइम लगेगा। एक टाइमलाइन डिसाइड करना मुश्किल है क्योंकि भाई बार बार चेंजेस हुए जा रहे हैं, हर बार आप कस्टमर को इन्वॉल्व कर रहे हो, कस्टमर कभी है नहीं, कभी कभी कुछ और बोल रहा है, कभी कुछ और बोल रहा है। इसके लिए टीम भी एक्सपीरियंस चाहिए, नए बंदे जिनको नॉलेज नहीं है वो काम नहीं कर पाएंगे। और इसमें डॉक्यूमेंट भी इनकम्प्लीट होती है, क्यों, क्योंकि हर बार चेंजेस होती जा रही हैं, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती। चाहे मैं वाटरफॉल मॉडल की बात करूं, चाहे मैं एजाइल मॉडल की बात करूं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। किसी सिचुएशन में, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन मॉडल पे पहला वाटरफॉल मॉडल चलेगा, किसी पे एजाइल मेथड सही रहेगा। चॉइस ऑफ मेथडोलॉजी डिपेंड करती है ज़रूरतों के हिसाब से, प्रोजेक्ट की ज़रूरतों के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो ये आपके सेकंड के एक क्वेश्चन का पार्ट था, जो कि था कि भैया अप्रोचेस क्या हैं वो एक्सप्लेन करो। अब चलते हैं सेकंड के बी क्वेश्चन की तरफ। बिजनेस नीड्स क्या है, सिस्टम एनालिस्ट का रोल क्या होता है, ये बताइए, ठीक है ना। तो व्हाई डू बिजनेस नीड सिस्टम एनालिस्ट, एनालिस्ट की जरूरत क्या है और वो क्या रोल निभाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पिछले पेपर में भी आया था, इससे पिछले पेपर में भी आया था, और इस पेपर में भी जरूर आएगा। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट वो बंदा है जो एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। ये आपका कस्टमर है और ये आपका डेवलपर्स है। कस्टमर्स और डेवलपर्स के बीच में एक सिस्टम एनालिस्ट बैठा होता है। सिस्टम एनालिस्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करता है और डेवलपर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये एक इंटरमीडिएटर का काम करता होता है, ठीक है ना। कस्टमर को खुश रखने में और डेवलपर को खुश रखने में इसका मेन रोल होता है। तो क्या करते हैं सिस्टम एनालिस्ट हेल्प इन थॉरली अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम टू बी डेवलप। जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से समझना सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है। इस इन्फॉर्मेशन की मदद से स्टेक होल्डर्स को, उनकी ज़रूरतों को और उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको फाइंड आउट करने में आसानी होती है। स्टूडेंट एनालिस्ट क्या होता है कि स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ तक आपने काम करना है, क्या करना है, क्या बाउंड्रीज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है सिस्टम में, इसमें हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना। जो सिस्टम मान लीजिए कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम डाटा रिपोर्टिंग कर तो रहे हैं लेकिन हमारा ये सिस्टम स्लो है, आप नए सिरे से बना दीजिए जो फास्ट चले और किसी भी स्क्रीन पे चले। तो पुराने सिस्टम में क्या दिक्कत थी उसको फाइंड आउट करने में
और उसको अनकवर कोई और प्रॉब्लम्स को अनकवर कवर करने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। फिजिबिलिटी स्टडी कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, किस तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए, इसमें सिस्टम एनालिस्ट हेल्प करते हैं। सिस्टम को डिज़ाइन करने में, उसका आर्किटेक्चर बनाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना। डेवलपर्स को डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। बार बार रीडिज़ाइन करना हो उसमें उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। इन वजहों से आपको सिस्टम एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती होती है। सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या करता है? चेंज एजेंट। चेंज एजेंट का मतलब क्या है? भैया एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो पिछले 10 सालों से चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन 10 साल पहले टेक्नोलॉजी कुछ और थी। 10 साल पहले फ़ोन पे काम कम करते थे लोग, आजकल फ़ोन में काम ज़्यादा करते हैं। अब इस कंपनी को आपने कन्विंस करना है कि आपका सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है, चेंज कर लीजिए, नए सॉफ्टवेयर की तरफ अडेप्ट कर लीजिए। तो चेंज एजेंट का काम करेगा। इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर, चेक करेगा भैया काम कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशंस करेगा, कहाँ क्या नुकसान हुआ, फेलियर हुआ, क्यों फेलियर हुआ, लेट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, कस्टमर खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है, तो उस तरीके का काम करेगा। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या है? कस्टमर डेवलपर को समझ नहीं आ रहा है कि भैया कैसे सिस्टम बनाऊँ, कैसे नहीं बनाऊँ, जो सिस्टम बनाना है उसके डिज़ाइन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना के देगा, यूज़र रिक्वायरमेंट्स को बताएगा कि भैया ये सब चीज़ें चाहिए, इस हिसाब से अपना चीज़ों को डिज़ाइन करो, ठीक है ना। एक ब्लूप्रिंट तैयार करके देता है प्रोग्रामर को कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, आप अपने हिसाब से बना दीजिए। तो ये रोल होते हैं आपके सिस्टम एनालिस्ट के, ठीक है ना। साइकोलॉजिस्ट क्या है? वही चीज़ कि भाई जो भी सिस्टम तुम बना रहे हो वो लोगों के लिए बनाया जा रहा है ना। जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो भैया उनकी साइकोलॉजी को समझना, वो कैसे, उनके थॉट्स को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, फिर कंक्लूजन निकालना, उसके बेस पे आपने काम करना। तो साइकोलॉजिकली आपको बेटर होना जरूरी है। मोटिवेटर, ठीक है ना, कोई डेवलपर काम नहीं कर पा रहा है उसको मोटिवेट करना, ठीक है ना। या कस्टमर्स को मोटिवेट करना, जो कस्टमर है वो कहता है कि नहीं मैं बाद में बनवा लूँगा, तो उसको मोटिवेट करेगा कि भैया नहीं अभी बनवा लो, ठीक है ना। तो मोटिवेटर का काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे इंटरमीडिएटरी, वही एक बिचौलिए का काम करता है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो कह रहा है कि मुझे सॉफ्टवेयर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। एक डेवलपर बैठा है, डेवलपर कह रहा है कि भैया वो बहुत ज़्यादा चेंजेस बोल रहा है, ठीक है ना। तो डेवलपर को भी मनाएगा, बताएगा कि कोई बात नहीं भैया इतना थोड़ा बहुत चलता है। कस्टमर को बताएगा कि भैया जो चेंजेस आप बता दीजिए मैं डिज़ाइन में करवा दूंगा, पर बार बार चेंजेस मत कीजिए। तो एक इंटरमीडिएटर का काम भी करेगा ये। तो ये आपके सिस्टम एनालिस्ट के रोल्स होते हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते थे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। ये सेकंड के ए और बी पार्ट खत्म हो गए हैं। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन 3 के 3, 4, 5 को कंप्लीट करूँगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।